गुड आफ्टरनून। आज के हमारे वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है माँ कह एक कहानी। एक काव्य है जिनके लेखक है मैथिली शरण गुप्त। सबसे पहले हम लेखक का परिचय लेंगे। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में चिरगांव जिला झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली की और मुड़े और उनकी कविता में निखार आया। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक उपन्यासों में से एक है। साकेत गुप्त जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथ आदि इनकी मुख्य काव्य कृतियाँ हैं। इनकी मृत्यु सन 1964 में हुई थी, मैथिली शरण गुप्ता की। तो कवि का जन्म है वो उत्तर प्रदेश में झांसी जिला में चिरगांव के अंदर हुआ था। वो बचपन से ही कविता में बहुत ही रुचि रखते थे और उन्होंने खड़ी बोली को उनके गुरु के प्रेरणा द्विवेदी के महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे ना, वो उनकी प्रेरणा से वो उनकी कविता में उनको शामिल करने लगे और फिर उनकी कविता में निखार आ गया और उनकी कविताएं बहुत ही अच्छी हुई। और उन्होंने यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथ वध आदि इनकी मुख्य काव्य कृतियाँ रही है और उनका 1964 में निधन हो गया। आगे माँ कह एक कहानी के बारे में उन्होंने थोड़ा बहुत यहाँ संक्षिप्त में बताया है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यह उक्ति चरितार्थ हुई है। गौतम बुद्ध के जीवन से संवाद शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख है, जिसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उस कहानी को दोहराने का आग्रह करता है, जिसे उपयुक्त युक्ति परिभाषित हुई है। यहाँ गौतम बुद्ध के जीवन की घटना बताई गई है उनके बारे में। तो हमारे देश में कई धर्म प्रचलित है, हम जानते हैं। उनमें एक बौद्ध धर्म भी है। इस धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कि गौतम बुद्ध, जो जीव दया को बहुत महत्व देते थे। जीव को ज़्यादा महत्व उन्होंने दिया है। कोई भी जीव हो, छोटा बड़ा कोई भी, सिर्फ मनुष्य ही नहीं, मनुष्य जीव की ही बात नहीं है, सारे जीव, जो जितने भी जीव है उन सबको उन्होंने बहुत महत्व दिया है। इस कविता में उन्हीं के जीवन की एक घटना संवाद शैली में प्रस्तुत की गई है। यह संवाद सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल के बीच होता है। सिद्धार्थ ही आगे चलकर बुद्ध कहलाता है। तो इस कहानी ये जो काव्य है, आगे मैं आपको एक काव्य पढ़कर सुना रही हूँ, जिनका शीर्षक है माँ कह एक कहानी। तो वो कहता है कि माँ तू मुझे एक कहानी सुना। वो यशोधरा से राहुल ये कहानी सुनना चाहता है। तो शुरू होता है, माँ कह एक कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? कहती है मुझसे यह चेटी,
तू मेरी नानी की बेटी, कह माँ एक लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहती है मुझसे यह चेती, तू मेरी नानी की बेटी, कह माँ कह लेटी लेटी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। क्या कहता है राहुल जो है ना, वो उनसे बात करता है। तो राहुल यशोधरा से कहता है कि माँ एक कहानी सुनाओ ना। यशोधरा कहती है बेटा तुझे मुझे अपनी नानी समझ लिया है क्या? वो क्या कहती है कि तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया कि नानी के पास से जैसे कहानियाँ सुनते हैं ना बच्चे, वैसे तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है क्या? वो उनसे कहती है। वो कहता है कि तू मुझे एक कहानी सुना। फिर वो यह दासी मुझसे कहती है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो, तुम मेरी नानी भले न हो पर उनकी बेटी तो हो, इसलिए माँ कहानी सुनाओ ना, लेटे लेटे ही सुनाओ। एक राजा था या एक रानी थी, ऐसे जैसे हम कहानी करते हैं ना, तो क्या आप ऐसे लेटे लेटे ही मुझे कहानी सुनाओ। एक राजा था, एक रानी थी। ये दासी बोलती है कि आप मेरी नानी की बेटी है, तो आप नानी नहीं तो नानी की बेटी ही सही, पर आप मुझे एक कहानी सुनाओ। राहुल अपनी माँ से इस तरह से कहानी सुनने की जिद करता है, उनसे कहता है कि आप मुझे एक कहानी सुनाओ। आगे है, तू है हठी मानधन मेरे, तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। क्या कहता है कि हाँ माँ वही कहानी तू मुझे सुना। तो आगे उनकी माँ उनको सुनाती है कि मेरे बेटे तो बहुत ही जिद्दी लड़का है। अच्छा तो सुन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक दिन सुबह सुबह तेरे पिता बगीचे में घूम रहे थे। उस समय वातावरण में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। वहाँ मनपसंद खुशबू खूब फैली हुई थी। हाँ माँ यही कहानी सुनाओ। जब उनकी माँ उनको बताती है कि वहाँ मनपसंद खुशबू फैली, तो राहुल कहता है कि हाँ माँ यही वाली कहानी मुझे सुननी है, तो मुझे यही कहानी सुनाओ। फिर आगे, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। राहुल कहता है कि हाँ यही कहानी मुझे सुननी है। जब उनकी माँ सुनाती है ना कि वहाँ मनपसंद खुशबू फैली हुई थी, तो वो कहता है कि हाँ माँ वही कहानी। बगीचे में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले हुए होते। आप तो जानते हैं कि बगीचे में बहुत सारे फूल ही होते हैं, और बगीचा सबको अच्छा लगता है, बागान लगता है ना। तो इस तरह बगीचा में तरह तरह के फूल खिले हुए थे, उन पर ओस की बूंदें चमक रही थी। जैसे सुबह सुबह आप जानते हैं ना कि पेड़ों पे पानी की बूंदें जम जाती है, जिसको हम झाकल भी कहते हैं, उसे हिंदी में ओस कहते हैं। तो वो ओस की बूंदें उस पर जम गई थी और वो चमक रही थी। उनके ऊपर जब सूर्य प्रकाश आता है ना, सूर्य अपनी किरणें उन पर बिछाता है, तो वो मोतियों जैसे चमकने लगते हैं। हवा के हल्के हल्के झोंके से फूल हिल रहे थे, उन पर ओस का पानी लहराता था। हवा आ रही थी बगीचे में, इसलिए वो धीमे धीमे हवा के झोंकों से झूल रहे थे पेड़ के पौधे की डालियाँ, और उन पर जो पानी पड़ा हुआ था ना, वो भी लहराता हुआ नज़र आता था, ओस की बूंदे का। ओस यानी आप जानते हैं ना, ओस यानी मैंने आपको बताया कि जो पानी जम जाता है ना पेड़ों पे, हम जिसे गुजराती में कहते हैं झाकल बिंदु, उसी तरह हिंदी में उसको कहते हैं
ओस, पानी की जो बूंदें होती है ना, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो भेज होता है उनसे जो बनती है ना छोटी छोटी बूंदें, वही ओस होती है। और वही बूंदें उन पर चमक रही थी। पेड़ों के जो पत्ते होते हैं ना, उस पर वो चमक रही थी। आगे है तो कि हाँ हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुननी है। उन पर ओस का पानी लहराता था। राहुल ने पूछा, क्या उन पर पानी लहराता था? तो हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुननी है। वो कहता है कि उस पर पानी लहराता था ना, वही कहानी मुझे सुननी है। फिर आगे है, गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, बिद्ध होकर खग शेर से, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। गाते थे खग, यहाँ उनके बारे में बात की है। जो पक्षी थे ना ऊपर, खग, उनकी यहाँ बात की है। तो पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। अचानक एक हंस ऊपर से गिरा। वह पक्षी बाण से बिंध गया था। उसका एक पंख घायल हुआ था। दुखी होकर राहुल ने पूछा, पंख घायल हो गया था? यह तो बहुत दुख भरी कहानी है। क्या हुआ? सब पक्षी ऊपर अपनी गान कर रहे थे। खग यानी पक्षी, मैंने आपको बोला ना। तो वो सब गान कर रहे थे। तो ऐसे में वो एक बाण से, हंस ऐसे में नीचे गिर आता है और वो बाण से घायल हुआ था और उनके पंख में चोट आई थी। पक्ष की हानि, पक्ष यानी उनकी जो पंख होते हैं ना, पक्ष उनको कहते हैं। उसकी हानि हुई, उसकी पंख में चोट लगी थी। तो राहुल कहता है कि तो बड़ी दुख भरी कहानी है। आगे है, चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्ध का मानी, कोमल कठिन कहानी। क्या कहता है? इतने में जो शिकारी था ना, आंखें टक यानी शिकार करने वाला जो था ना, वो आ जाता है। तेरे पिता ने चौंक कर उसे उठा लिया। तेरे पिता वहाँ गार्डन में, बगीचे में थे ना, तो उन्होंने चौंक कर उसे उठा लिया। उनके स्पर्श से पक्षी ने मानो नया जन्म पा लिया। उसी समय शिकारी वहाँ आ पहुँचा। उसे इस बात का गर्व था कि उसका निशान सही बैठा है। क्या अचूक निशाने का अभिमानी। उसको अपने निशाने पे अभिमान था कि मेरा निशाना सही गया, मैंने अचूक निशाना किया है और इस पक्षी को, हंस को मैंने गिरा दिया है। यह तो कोमल पर कठोर कहानी है। ऐसा राहुल कहता है कि ये तो बहुत कोमल और कठिन कहानी है। अब आगे है, मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग भक्षी, हठ करने की ठानी। क्या हुआ? हठ करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। तो क्या होता है कि जब शिकारी ने तेरे पिता से घायल पक्षी मांगा, तो तेरे पिता पक्षी की रक्षा करने वाले थे। तब पक्षियों का मांस खाने वाला यह शिकारी पक्षी लेने पर अड़ गया। वो कहता है कि मुझे मेरा पक्षी दे दो, मैंने इसका शिकार किया है इसलिए मेरा है। पर तुम्हारे पिताजी तो उनकी रक्षा करने वाले थे, इसलिए उन्होंने उस पक्षी को देने के लिए मना कर दिया कि तुम्हें ये पक्षी नहीं दूंगा, क्योंकि वो तो शिकारी उसको मारकर खाने वाला था। राहुल बोलता है, तब वह अड़ गया। राहुल बोला, वह अड़ गया, अब तो मामला बहुत बढ़ गया है। वो तो जिद करने लगा था, उसको पक्षी चाहिए ही था। अब मामला है वो आगे बढ़ जाएगा, ऐसा वो बताता है। फिर आगे है, हुआ विवाद सदस्य निर्दय में, उभय आग्रही है स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में,
सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। क्या हुआ? वो जब मांगता है तो मामला बढ़ जाता है ना, पक्षी मांगता है ना तो मामला बहुत बढ़ जाता है। इस प्रकार सदैव दया करके बचाने वाले जो लोग होते हैं उनके सदैव कहते हैं, और निर्दयी यानी निर्दयतापूर्वक जो मारते हैं ना, मारने वाले होते हैं उसे निर्दयी कहते हैं। सदैव यानी बचाने वाला, दया करने वाला, और निर्दयी यानी जो निर्दयतापूर्वक मारने वाला होता है। तो कि इन दोनों में बहस होने लगी, बचाने वाला और मारने वाले दोनों के अंदर बहस होने लगी। दोनों अपनी अपनी बात पर डटे हुए थे। तब बात है वो न्यायालय में चली जाती है। वहाँ यह बात सभी ने सुनी और मालूम की। फिर राहुल ने पूछा, क्या सभी ने बात सुनी और मालूम की? तब तो यह बात चारों ओर फैल गई होगी। राहुल कहता है तब तो ये बात चारों ओर फैल गई होगी। फिर आगे है, राहुल तो निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय, जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी। राहुल यशोधरा है उनको कहती है कि हे राहुल, तू इस विवाद का निर्णय कर और बता कि न्याय किसका पक्ष लेता है। तो निर्भय होकर बता दे कि इसमें विजय किसकी है। ज़रा तेरी बात भी तो मैं सुन लूँ। ऐसा राहुल को उनकी माँ कहती है। फिर, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। तो राहुल उसको कहता है कि माँ मेरी क्या बात हुई, मैं क्या बताऊँ, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। राहुल अपनी माँ को इस तरह से कहता है कि मेरी माँ, मैं कुछ इसके बारे में नहीं बता पाऊँगा, मैं तो सिर्फ कहानी सुन रहा हूँ। फिर आगे है, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। क्या कहता है राहुल जब उनकी माँ को कहता है कि मैं तो कहानी सुन रहा हूँ, मैं इसके बारे में क्या बताऊँ। तब उसको उनकी माँ बताती है, कोई किसी निर्दोष को मार रहा हो तो दूसरे उसे क्यों न बचाए। न्याय तो वही है जो दया के पक्ष में हो, जो मारने वाले के पक्ष में नहीं हो, बचाने वाले के पक्ष में हो। हमेशा मारने वाले से बचाने वाला होता है, वो बहुत ही ऊपरी होता है। उनको भगवान के समान भी कोई लोग मानते हैं, पर उनका कार्य हमेशा ही ऊपर रहता है बचाने वाले का। राहुल ने कहा, क्या दया न्याय का दान देती है? क्या दया न्याय का दान देती है? तो यशोधरा कहती है, तूने सचमुच कहानी समझ ली। यशोधरा राहुल को बताती है कि मैं तुम्हें जो बताना चाहती थी कहानी में, वो सब कुछ तुमने अच्छी तरह से समझ लिया है। वो यही समझाना चाहती थी कि हमेशा निर्दयी से दयावान जो होता है, यानी कि मारने वाले से बचाने वाला होता है, वो हमेशा सही होता है और वो हमेशा न्याय करता है और किसी के ऊपर परोपकार करता है, उसको बचाता है, तो वो सबसे आगे रहता है हमेशा। वो बहुत ही अच्छा इंसान होता है। और राहुल को उनकी माँ कहती है कि तुमने सचमुच मेरी कहानी है वो अच्छे से समझ ली है। मैं जो समझाना चाहती थी वो तुम बड़े अच्छे से समझ गए हो। अब आगे है इस चैप्टर के अभ्यास, क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण कर रहे थे, कब? फिर आखेटक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा? उपवन की शोभा कैसी थी? माँ से कहानी सुनकर। ये सारे प्रश्नों के आंसर यहाँ है। राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण कर रहे थे? तो राहुल के पिताजी बड़े सवेरे बगीचे में भ्रमण करते थे। आखेटक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा? आखेटक ने राहुल के पिताजी से अपना शिकार मांगा। उपवन की शोभा कैसी थी? तो उपवन में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे। उन फूलों पर ओस के बूंद चमक रही थी। हवा के हल्के झोंके से जब वे बूंदें एक दूसरे से मिलती थी तो उनमें लहर सी
उत्पन्न हो जाती थी। फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैली हुई थी। पेड़ पर बैठी पक्षी कलकल स्वर में गा रहे थे। इस प्रकार सुबह के समय उपवन की शोभा अत्यंत मनोहर थी। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 4। माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया। पुत्र छोटा था पर बुद्धिमान था। माँ से कहानी सुनकर उसे पक्ष के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई। उसने कहा कि यदि कोई किसी निर्दोष को मारे तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय में दया की भावना होनी चाहिए। इसीलिए रक्षक बचाने वाला हमेशा भक्षक मारने वाले से बड़ा होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों में फिर से लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, फिर से लिखिए। तो इनका आंसर यहाँ पर है। सबसे पहला है, लड़की ने नई सलवार पहनी है। तो उनका आंसर है लड़कियों ने नई सलवारें पहनी है। एक वचन है, उनको बदलकर आपको दोबारा वचन बदलकर बहुवचन में और बहुवचन वाले एक वचन में, इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ उनके वचन बदलने हैं, एक वचन और बहुवचन में। फिर दूसरा है, अध्यापक ने छात्र को कहानी सुनाई। तो अध्यापकों ने छात्रों को कहानियाँ सुनाई। उनके बाद है, प्रधानमंत्री ने अपनी मंत्री से देश की समस्या पर बातचीत की। तो उनका आंसर है, प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से देश की समस्याओं पर बातचीत की। फिर फोर्थ है, इन पत्रिका में जो कविता छपी है वह बहुत मनोरंजक है। तो उनका आंसर है, इन पत्रिकाओं में जो कविताएं छपी है वे बहुत मनोरंजक है। यहाँ सब कुछ हमें बहुवचन में लिखना है। फिर है, लू चलने के कारण लता सूख गई है। तो लू चलने के कारण लताएं सूख गई है, ये था। फिर आगे है, स्वाध्याय काव्य पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो इन काव्य पंक्तियों का भावार्थ है वो यहाँ है, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हैं उनका भावार्थ मैं आपको बता रही हूँ। पहला है ना जो वर्ण वर्ण वाला, उनका भावार्थ है, बगीचे में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे। उन पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के हल्के झोंके से फूल हिल रहे थे। उन पर ओस का पानी लहराता था। राहुल ने पूछा, क्या उन पर पानी लहराता? तो उनकी माँ ने बताया, हाँ माँ, मुझे, वो अपनी माँ को बताता है कि हाँ माँ, मुझे वही कहानी सुननी है। फिर दूसरा है, तू है हठी मानव धन मेरे सुन। उनकी माँ कहती है कि तू हठी है मेरा मानव धन, मेरे बेटे तू बहुत जिद्दी है, अच्छा तो सुन। फिर वो कहानी सुनाती है। इनका आधा आंसर यहाँ पर है। एक दिन बड़ी सुबह तेरे पिता बगीचे में घूम रहे थे। उस समय वातावरण में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। वहाँ मनपसंद खुशबू खूब फैली हुई थी। हाँ माँ, यही कहानी सुनाओ। फिर राहुल कहता है कि हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुननी है। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 2। चित्र के आधार पर अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। अपूर्ण जो काव्य है ना, उसको हमें पूर्ण करना है। तो ये जो काव्य है वो हमें पूर्ण करना है। तो वो काव्य यहाँ आपको दिया हुआ है ना, माँ मुझको भी पौधा दे दे, मैं भी वृक्ष लगाऊंगा। रोज उसे दुर्गा में पानी बता गई है जैसे नानी। रोज उसे दूंगा मैं पानी बता गई है जैसे नानी।
जब वह पौधा पेड़ बनेगा कितना सुंदर हमें लगेगा। वायु प्रदूषण फैल रहा जो, उसको मार भगाऊंगा। माँ मुझे भी पौधा दे दे। बच्चा कहता है कि माँ मुझे भी एक पौधा दे दे, मैं इनसे जो है उनसे वायु प्रदूषण को दूर करूंगा और वातावरण को एकदम प्रफुल्लित बनाऊंगा, शुद्ध बनाऊंगा। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? ये सवाल किया तो उनका आंसर है, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे बड़ा अधिक शक्तिशाली कौन है? तब बीरबल कहता है, बीरबल ने कहा, जहाँ पना दुनिया में सबसे बड़ा शक्तिशाली सूरज है। बादशाह ने पूछा, कैसे? तब बीरबल ने बादशाह को निम्नलिखित कहानी सुनाई। जो ये कहानी है वो उन्होंने उनको सुनाई। एक बार हवा, पानी और सूरज में बहस छिड़ी। तीनों स्वयं को सबसे अधिक शक्तिशाली बता रहे थे। एक देवदूत ने उन तीनों की बात सुनी। उसने कहा, देखो वह यात्री कोट पहनने जा रहा है, जो उसका कोट निकलवा दे वही सबसे अधिक शक्तिशाली है। सबसे पहले हवा आगे बढ़ी और तेज चलने लगी। उसने तूफानी रूप ले लिया। यात्री का कोट फड़फड़ाने लगा। उसने हाथ से कसकर कोट को पकड़े रखा। आखिर हवा ने हार मान ली। अब पानी ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी और जोर की बारिश होने लगी। यात्री पूरी तरह भीग गया पर उसने कोट न निकाला। अंत में सूरज की बारी आई। इतनी तेज धूप निकाल ली कि यात्री गर्मी सहन न कर सका। वह पसीना पसीना हो गया। परेशान होकर उसने कोट निकाल दिया। उसने सूरज की शक्ति का लोहा मान लिया। सबने क्या हुआ फिर? सबने सूरज की शक्ति का लोहा मान लिया, यानी सबने सूरज की शक्ति को मान लिया। बादशाह ने भी बीरबल की बात का समर्थन किया। वो भी मान गए कि नहीं, सूरज की शक्ति है वो बहुत बड़ी है। अब आगे है दूसरा क्वेश्चन है इनके बाद 4th नंबर। अगर पाठशाला के सामने दुर्घटना हुई तो आप क्या करोगे? अगर पाठशाला के सामने दुर्घटना हुई तो आप क्या करोगे? अभी इनका आंसर अगर पाठशाला के सामने दुर्घटना हुई तो आप क्या करेंगे? तो उनका उत्तर है, अगर हमारी पाठशाला के सामने कोई दुर्घटना हुई तो हम तुरंत पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को स्कूल में लाएंगे। प्राथमिक चिकित्सा पेटी से दवा और मरहम पट्टी से उसका उपचार करेंगे। यदि चोट अधिक गंभीर हुई तो हम आसपास से डॉक्टर को बुलाएंगे या घायल को अस्पताल पहुंचाएंगे। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 5। जिनका आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रस्तुत कथा काव्य का सार लिखिए अथवा इस कविता को कहानी के रूप में लिखिए। तो इसको कहानी के रूप में लिखना है। तो राजकुमार सिद्धार्थ तप करने के लिए घर बार छोड़कर वन में चले गए थे। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा राहुल उनका पुत्र था। एक दिन नन्हे राहुल ने माँ से कहानी सुनने का आग्रह किया। तब यशोधरा ने उसे सिद्धार्थ के बचपन की एक घटना सुनाई। एक सुबह सिद्धार्थ बगीचे में टहल रहे थे। अचानक बाणों से घायल एक हंस उनके पास आकर गिरा। सिद्धार्थ ने उसे उठा लिया। जरूरी उपचार कर उन्होंने हंस को बचा लिया। थोड़ी ही देर में हंस को घायल करने वाला शिकारी वहां आ पहुंचा। उसने राजकुमार सिद्धार्थ से अपना शिकार मांगा। सिद्धार्थ ने उसे हंस देने से साफ इनकार कर दिया। शिकारी बोला, यह हंस मेरे बाण से घायल हुआ है, इसलिए यह मेरा है। सिद्धार्थ ने कहा, मैंने इसे बचाया है, इसलिए इस हंस पर मेरा अधिकार है। दोनों में हंस को लेकर विवाद छिड़ गया है। जो मैंने पूरा सार आपको बताया ना कहानी का, ये वही है।
अंत में मामला न्यायालय में पहुंचा। यशोधरा ने राहुल को इतनी कहानी सुनाकर राहुल से कहा, अब तू बता कि घायल हंस पर किसका अधिकार होना चाहिए। राहुल ने कहा, इस मामले में न्याय दया के पक्ष में होना चाहिए। जिसने घायल हंस को बचाया उसको हंस मिलना चाहिए, क्योंकि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। माँ ने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा, तूने कहानी सुनी ही नहीं, उस पर विचार भी किया। तुझसे ऐसे ही न्याय की उपेक्षा थी। यहाँ ये कहानी खत्म होती है और ये आंसर जो था वो भी खत्म हो गया। यहाँ अब ये सारा हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।